नमस्कार। तो आज का हमारा प्रोग्राम है हिंदी भाषा शिक्षण में या अधिगम में चुनौतियां और उसके समाधान किस तरह से हों। तो आज इसी विषय के साथ हम लोग चर्चा करेंगे। हम डिपार्टमेंट की ओर से, SCERT डिपार्टमेंट की ओर से जो हमारे मैडम हैं डॉक्टर दुर्गेश नंदिनी जी और अनुराधा जी, आप सभी का स्वागत है मैडम। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लैंग्वेज इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम लिप के चलते जो है शिक्षण कार्य में जो द्वितीय भाषा के बच्चे जो सीख रहे हैं भाषा, उन बच्चों के लिए थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं कठिनाइयां आ रही है। तो इस कठिनाइयों का किस तरह से बड़ी आसानी की तरह से कैसे इनका समाधान ढूंढा जाए, तो उसी पर जो है चर्चा है। आज हमारा विषय यही रहेगा। मैडम आप देखिए कौन कौन सी चुनौतियां हैं, तो एक बार हम स्लाइड पर भी नजर डाल देते हैं। हाँ, हिंदी शिक्षण प्रारंभिक कक्षाओं में छठी से ही शुरू होता है। तो इस शिक्षण अधिगम में कई प्रकार की चुनौतियां आती है, जैसे कि सुनने बोलने संबंधी चुनौतियां, उच्चारण संबंधी चुनौतियां, समझने संबंधी चुनौतियां, वाचन और पढ़ने संबंधी चुनौतियां आती है। तो इसका समाधान हम कैसे करेंगे? मैडम जी, अनुराधा मैम जी, आप बताइए सुनने बोलने की चुनौतियों का समाधान हम कैसे कर सकते हैं आसानी से। जो अभी छात्र अपनी मातृभाषा के माध्यम से, मातृभाषा के माध्यम से आता है और छठवीं कक्षा से जो हिंदी शुरू की जाती है, तो छात्र के मन में सबसे पहले उनकी मातृभाषा की छवि ही रहती है। तो जब हम हिंदी अपनी सिखाते हैं तो हमारे लिए ये इतने आसान है कि तेलुगु के लिए और हिंदी में भाषा का उच्चारण सेम है, कुछ कुछ अक्षरों में कुछ अंतर है। तो जब हम सिखाते हैं उसे पहली पार्ट से, जैसे कि न, म, र, आ की मात्रा जैसे हम सिखाते हैं, तो उसे उच्चारण जो जाना पहचाना लगता है, लेकिन अक्षर का जो लिखावट होता है वही उसके लिए आसान नहीं होता है, क्योंकि वो पहले से जाना हुआ है। इसलिए तो क्या करता है, बोलना उसके लिए आसान है और सुनना भी उसके लिए आसान है। लेकिन कुछ अक्षर ऐसे हैं जो उनके मातृभाषा में है, हिंदी में नहीं है जी। जो उनके मातृभाषा में नहीं है और हिंदी में है जी। तो जब हमें उस पढ़ाने में सुनना का मतलब वो जो सुना हुआ रहता है उसी को वो उच्चारण करता है। तो क्या कहा, जैसे हिंदी के तेलुगु के अक्षर में रू जो होता है रू कहलाता है, लेकिन वो हिंदी में होता है री जी। तो जब वो सुनता है, जो सुनता है वही बोलता है। तो क्या करना है, हमें जो अध्यापकों को पढ़ाते समय ही उसे बताना है कि रू नहीं, इसे री का उच्चारण किया जाता है जी। और आता है ए ऐ। वो और थोड़ी सी चुनौतियां हैं, और भी दूसरी स्लाइड पर नजर डालते हैं और देखते हैं जी। तो सुनने बोलने के संबंध में जो चुनौतियां हैं, मैम आप देख ही रहे हैं, सुनने में रुचि का अभाव हो सकता है। और निरंतर जब हम हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, खास छोटी कक्षाओं में, तो वहां पर भी जो है बच्चे उतना रुचि नहीं दिखाते हैं। और क्यों नहीं दिखाते? क्योंकि उनको समझने में कहीं ना कहीं कठिनाई होती है, या हो सकता है उनके पास हिंदी शब्द भंडार की भी कमी हो। तो इस सब के लिए समाधान इस तरह से हो सकता है कि हम जो है आप जैसे बोलेंगे कि जब छात्रों से बातचीत कर रहे हैं तो विषय को, जब भी हम बात करते हैं तो विषय को कितना रुचिकर बनाया जाए। जैसे मान लीजिए आप कोई कविता पढ़ा रहे हैं, तो अक्सर हम देखते हैं कि कविताएं छोटी बच्चों के लिए, जब हम छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं तो कई शिक्षक ऐसे देखे गए हैं कि बस केवल पढ़ देते हैं या केवल गा देते हैं। तो आजकल के हमारे छात्र वैसे भी नहीं है, और उनको रुचि, अगर उनको रुचियात्मक ढंग से, कलात्मक ढंग से, आज का जो हमारी शिक्षण नीति है वो भी कला पर जोर दे रही है। तो हमें जो भी प्रस्तुति करनी है हमारी कक्षाओं में, तो कलात्मक ढंग से हम किस तरह से कर सकते हैं, उस बात का हमको विशेषतर ध्यान रखना होगा। मान लीजिए आप कविता पाठ ले रहे हैं, तो आप हाव भाव से बता सकते हैं, आप गा के बता सकते हैं, आप
थोड़ा कुछ आपके जो मतलब बॉडी मूवमेंट्स आप कर सकते हैं। आपको हम नाचने के लिए नहीं कहते, मगर हो सकता है कि कई अभिनय थोड़ा बहुत अभिनय कोई भी शिक्षक कर सकता है, मेरा ये मानना है। तो क्या होगा, छात्र जब हमें देखेंगे तो उनमें भी लगेगा कि भाई हाँ ये कुछ हो रहा है। टीचर या सर जो है कविता को देखकर मतलब एक्शंस कर रहे हैं, तो सीखने की ज्यादा संभावनाएं होती हैं। और जब हम गाते हैं, लय ताल वगैरह सब जुड़ जाता है, तो और ये जो भाषा सीखने की जो प्रवृत्ति होती है वो आसान सी होती चली जाती है। तो और चित्रों को दिखाकर भी बातचीत करवाना और होता है। हम दिखाएंगे अब मैम, हिंदी के साथ जो हम मातृभाषा का प्रयोग करते हैं तो वो आप कहाँ तक करना जरूरी समझते हैं? हाँ जी, छोटी कक्षाओं के लिए। छोटी कक्षाओं में मैं यही बता रही थी, क्योंकि मातृभाषा का प्रयोग पूरा नहीं करना चाहिए। हिंदी वातावरण का होते हुए जहाँ जहाँ मातृभाषा का प्रयोग करना चाहिए वहीं पर करना चाहिए, और हिंदी वातावरण पूरा बनाते ही चलना चाहिए जी। जैसे अक्षरों में, अभी मैं इससे पहले भी बता रही थी, अक्षरों में अंतर मातृभाषा से वो होता है। तो तेलुगु में है ए आई, लेकिन हिंदी में है ए आई, दो ही अक्षर है। तो उसे पता लगना चाहिए कि कौन सा ए नहीं है जी, और कौन सा है। तो अभी हिंदी में जो है वो ए आई में पहला ए नहीं है। जैसा होता है एक जी, जो ए तो हम दीर्घ जो बोलते वही है हिंदी में, तो एक नहीं है जी। और ऐसा केला कभी नहीं कहते हम, केला मतलब पहला वाला नहीं है। तो दूसरा ओ में सेम यही लागू होता है। जैसे ये हमें हिंदी के साथ साथ मातृभाषा का प्रयोग जहाँ जहाँ जरूरी है वहाँ करना चाहिए, ताकि वो हिंदी में सक्षम हो सके जी। मैम, और दुर्गेश नंदिनी मैडम जी, आप बताइए कि मान लीजिए बच्चे सुनने में रुचि नहीं दे रहे हैं, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है कक्षाओं में? सुनने के लिए उनको बहुत सी अभिनय कर वाक्य बोलना चाहिए। हिंदी के साथ साथ उनकी मातृभाषा को ध्यान में रखते हुए वैसे ही शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, और कक्ष में वातावरण भी आनंद पूर्वक होना चाहिए जी। तो बालक उसमें अपनी प्रतिभागिता रुचिपूर्ण कर सकता है, और वो आगे अपने शब्द भंडार को जोड़ते हुए वो अभिनय कर अन्य वाक्यों को, छोटे छोटे शब्दों को वाक्यों द्वारा बोलने का प्रयास करेगा। बिल्कुल सही कहा मैम। और अक्सर देखा जाता है कि बच्चों को जब हम कोई शब्द कहते हैं तो शब्दों में मतलब उनको समझने में, नए शब्दों को समझने में गलती होती है। तो इसके लिए जितने भी, अगर मान लीजिए हमारी बातचीत में संज्ञात्मक शब्द आते हैं, तो हम उन शब्दों को लेकर चित्रों के द्वारा भी उनकी प्रस्तुति कर सकते हैं जी। और एक दूसरी स्लाइड देखते हैं। देखिए, सुनने बोलने में इस तरह की अगर आप पहेलियां, ये मतलब हम नहीं कहते कि आप उनको इतना सिखाओ, क्योंकि छोटी कक्षा में बच्चे जो है आते हैं और अक्षर सीखते हैं। जैसे मान लीजिए आपने चा की पहेली ले ली, तो चा से चा आप एक अक्षर सिखा रहे हैं, चा सुना रहे हैं बार बार, चा की ध्वनि बच्चा सुन रहा है। तो आप इस तरह से पहले मतलब प्रश्न पूछ सकते हैं। यानी यहाँ पर तो एक चा की पहेली दिया गया है, तो आप बता सकते हैं कि चा है, चा से चाचा बनता है, या आप वाक्य में लेंगे तो पिताजी के छोटे भाई को क्या कहते हैं? चाचा। अगर मान लीजिए छात्र को फिर भी चाचा समझ में नहीं आता है, 6th क्लास के छात्र हैं, तेलुगु मातृभाषी हैं, हो सकता है कि उनके घर में, परिवेश में हिंदी बोली ना जाती हो, या वो ज्यादा उसको अवसर कम मिलते हैं। तो कम से कम अगर आप चाचा के साथ, जैसे बोलते हैं बाबाई तेलुगु में, चाचा बाबाई, चाचा बाबाई, इस तरह के थोड़ा सा अभिनय अगर आप कर देंगे बोलते बोलते, तो वो रुचिकर भी हो जाएगा, और सीखने में शब्द की, अक्षर की पहचान हो जाएगी, शब्द का ज्ञान हो जाएगा, बार बार सुनेगा, बार बार बोलने का उसका प्रयास भी रहेगा जी मैम। और आगे की स्लाइड देखते हैं। ये तो रही सुनने बोलने के संबंध में क्या बोलते हैं, थोड़ी बहुत जानकारी जिससे हम कर सकते हैं। और जैसे ही आप ये देख रहे हैं, और मैडम ने भी बताया इससे पहले, दुर्गेश नंदिनी मैडम ने, कि जो कक्षा का वातावरण होना चाहिए, हम कोई भी विषय लेकर चल रहे हैं,
वो जो है आनंदपूर्ण होना चाहिए। और जो आपको ये स्लाइड दिखाई जा रही है, ये जो है एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक से ली गई है। ये उदाहरण मात्र के लिए उनके सौजन्य से ली गई है और हम एनसीईआरटी को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। तो इस तरह से कक्षा में जब आनंदपूर्ण वातावरण होगा, सुनने बोलने में छात्र जो हैं छोटे छोटे शब्द, जैसे वहां पर आपने देखा स्लाइड में लिखा था सुप्रभात, तो बच्चे अक्सर क्या करते हैं गुड मॉर्निंग, या अगर तेलुगु मीडियम के छात्र हैं तो नमस्कारम या ऐसे बोलेंगे। अगर मान लीजिए अगर हम हिंदी के छोटे छोटे शब्द बोल रहे हैं, आनंदपूर्ण वातावरण है, तो हम उस तरह से बच्चे खेल खेल में भी शब्द सीख जाते हैं। बिल्कुल सही कहा रितु मैम आपने। जैसे एक शब्द को सिखाया आपने सुप्रभात, तो उसको रोज नियमित रूप से वो आपकी कक्ष में रोज सुबह आकर या जब भी आपकी कक्षा होगी तो वो सुप्रभात से ही आपका स्वागत करेगा। जी। तो उसके शब्द भंडार में भी वृद्धि होगी। जी जी। चलिए हम देखते हैं कि आगे कौन सी है। सुनने बोलने की चुनौतियां तो हो गई, और अनुराधा मैडम जी, शायद मैंने आपके पास कुछ चित्र वगैरह दिखाई दे रहे हैं, आप एक बार वो भी दिखा सकती हैं और बता सकती हैं। जी। देखिए ये अभी ये जो चित्र हमें चित्र दिखाकर पूछ सकते हैं, जो उसके पाठ्यांश हो चुके होते हैं, तो उनमें से जो बार बार ए बी ग्रेड वाले बच्चे तो बोलेंगे, सी ग्रेड वालों के लिए टीएलएम का बनाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और भाषा के सीखने के लिए टीएलएम का बहुत प्रयोग करना चाहिए। ये हर पूरे दीवार पर पूरा टीएलएम ही होना चाहिए। तो इससे क्या होता है, बच्चा जब हम लोग नहीं भी रहेंगे हिंदी पढ़ाने के लिए तो भी वो सीखेगा। देखिए अभी ये बच्चों के द्वारा किया गया कार्य है, और ये किताबें हैं बच्चों द्वारा किया गया अपने पुस्तकालय की किताबें। देखिए ऐसा कितना अच्छा बच्चे जैसे बनाए, और ये देखकर जो बच्चा जिसको पता है वो तो झट से पहचान जाएगा, लेकिन जो नहीं पता है, जो सीख नहीं पाता, वो बच्चा थोड़ा देखकर सीखकर हाँ मैंने आम सीखा था, तो उसे याद में आएगा। और ये बहुत जरूरी भी हो जाता है कि जब छात्रों के हाथ में रंग आते हैं और वो चित्र बनाने लगते हैं तो ये बच्चों द्वारा कितने अच्छा। और ये किताब बच्चे पूरे ये कितना ये ग्रोब है, जैसे हम लोग रीड टू रूम के हिसाब से जो हम लोग बनाते हैं, तो ये किताबें उनके द्वारा बनाई गई किताबें हैं छात्रों द्वारा। और देखिए कितना अच्छा लिखे हैं जी जी, जैसे अक्षरों के। ठीक है, हाँ, बिल्कुल मैम जी। अब ये तो हम हिंदी वातावरण भी रहता है और हिंदी सीखने में आसानी भी होती है, और बच्चा सुनना और बोलना दोनों में भी सक्षम होता है। बिल्कुल सही कहा मैम आपने कि रंगों की पहचान भी होती है बच्चों को, अक्षरों की पहचान भी होती है। यदि मात्राएं हैं तो मात्राओं को भी वो सीखेगा वहाँ से। तो उसके लिए भी वो जैसे यहाँ पे चित्र के द्वारा किया गया कार्य है, प्रदत्त कार्य, वो भी उसके लिए बहुत ही आनंदमय होगा कक्ष में। तो चलिए, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे जो LSRW हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, तो सुनने और बोलने के संबंध में तो हमने थोड़ी बहुत चर्चा की है। चलिए अब चलते हैं कि नेक्स्ट हमारी जो चुनौती है, जो हमारे शिक्षक अनुभव करते हैं, उस पर एक नजर डाली जाए और स्लाइड पर देखते हैं। तो ये मैं थोड़ा और क्लियर करना चाहूंगी, उच्चारण संबंधी जो चुनौतियां होती हैं, इसके पीछे वाली स्लाइड पर चलते हैं, ये हो गया। तो ये उच्चारण संबंधी चुनौतियां हैं। तो हमारे पास सुनने बोलने में ये ध्वनियां भी आती हैं जब बच्चे को, जैसे हम कहते हैं ट, ठ, निकटम अक्षर की ध्वनियां जो होती हैं बच्चे को बहुत मुश्किल होती है। तो एक बार हम लोग ऐसे कर सकते हैं, अध्यापकों से निवेदन है मेरा, तो जब भी हम अक्षर सुनाते हैं छात्रों को, देखिए लिखना बहुत अंत में आता है, हमको होता है पहले हम सुनाएं। तो एक छोटी सी एक्टिविटी, जैसे हम कहेंगे गतिविधि कर सकते हैं। मान लीजिए अब आप 2 अक्षर लिख देंगे बोर्ड पर, श्याम पट पर लिख देंगे बोर्ड पर, और बोलेंगे बच्चों मेरे मतलब बाएं हाथ के तरफ क्या है और दाएं हाथ के तरफ क्या है। ब लिख दिया आपने एक जगह व लिख दिया। आप उनको कह रहे हैं कि देखिए, आप अक्षर देखिए, और अब आप पहले उनको देखते हुए कहेंगे कि ब, व। हो सकता है बच्चा कहेगा वाह, तो वहां पर त्रुटि सुधार बहुत जरूरी है, क्योंकि जितना शिक्षक का काम वहां पर सक्रिय रूप से होना चाहिए, वहां पर कहीं ना कहीं कमी हो जा रही है। तो ये जो बच्चे से गलती होती है, जैसे मातृभाषा का उन पर प्रभाव रहता है, तो वो वाह बोल सकता है,
उसका उच्चारण, क्योंकि पहली बार वो हिंदी के अक्षर सीख रहा है, उसको व तेलुगु में जानता है, वा भी जानता है, लेकिन हिंदी में आ का जो आ की मात्रा वहां पर नहीं दी गई है, तो वो उसका ये हक नहीं बनता कि वो उसे वा बोले। तो व अगर उसके मुख से निकल भी जाता है वा, तो हमारा ये दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि हम उसको वहीं पर उसका सुधार हो जाए। तो आप एक छोटी सी एक्टिविटी से कर सकते हैं, जैसे हम उनसे कहेंगे, अभी मैं जैसे जैसे बोलूंगी, जैसे ब बोला हमने, तो ब के लिए आप लेफ्ट हैंड उठाएंगे, अगर मैं व बोल रही हूँ तो राइट हैंड उठाएंगे। आप ऐसे 1-2 बार करवाएंगे, फिर बोलेंगे बच्चों चलो आंखें बंद कर लो और सिर्फ आपको अभी सुनना है, ठीक है, आंखें बंद कर लो, कोई नहीं देखेगा, मैं बोलते रहूंगी और आप करते रहोगे। तो उनको मजा भी आएगा, सीखने में, करने में मजा आएगा। जैसे वह सुना, तो हो सकता है बच्चे तो आप जाके हाथ उठा सकते हैं, वह सुनो, और इस तरह से जो है बच्चा देखेगा नहीं, मगर वो सिर्फ सुनकर ध्वनि की पहचान करेगा। और जो ये समस्या है, जैसे निकट ध्वनियां हैं, जैसे घ और ध, उसको लिखने में भी अंतर, थोड़ा स्पष्टीकरण नहीं होता छात्रों को, तो ये सब चीजें जो है बहुत आसानी से हो जाएगी, ये मेरा मानना है। और बिल्कुल ठीक कहा मैम आपने जी, कि श्रवण कौशल का भी वहाँ पे विकास होगा और बच्चों को समान आकार वाले शब्दों के जो भ्रम से थे, उस भ्रम से भी उनका समाधान निकलेगा। बच्चा समझेगा कि ब कहाँ है, व कहाँ है, ठ कहाँ है, ठ कहाँ है, न कहाँ है, न कहाँ है। ऐसे शब्दों को वो अपने अस्पष्ट उच्चारण से भी वो उसकी त्रुटियों को दूर करके वो स्पष्ट उच्चारण करने में सक्षम होगा। बिल्कुल मैम, सही कहा जी मैम। अब दूसरी चुनौतियां देखते हैं आगे कौन कौन सी है स्लाइड पर। उच्चारण संबंधी चुनौतियों का समाधान आप कैसे करोगे मैम? जैसे ध्वनि अभ्यास के द्वारा और तुलनात्मक उदाहरण देकर, दृश्य तुलना, कहानी तकनीक और रेखांकन अभ्यास, जैसे रेखांकित कर कर जहाँ जहाँ उच्चारण संबंधी त्रुटियां हो रही वहाँ रेखांकित कर कर अभ्यास द्वारा, जैसे श्रवण खेल गतिविधियाँ, अभी ऋतु जी ने कितना अच्छा बताया कि दोनों हाथ जैसे उठाना, ऐसे बहुत सारे खेल बच्चों के द्वारा हम खेलने के लिए कहा जाता है। इन सब से उच्चारण संबंधी चुनौतियों का हम समाधान कर सकते हैं। जी जी। अब देखते हैं और एक समस्या कौन कौन सी शिक्षक हमारे अनुभव कर रहे हैं। तो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये जो हमने कुछ खेल बनाए हैं भाषा संबंधी खेल, तो ये खेल जो है सुनने, पहचान करने, अक्षर पहचान करने, सुनने, और आप जो है कहीं अगर आप लेखन का भी अभ्यास करना चाहते हैं तो उन्हीं अक्षर पर जो है छात्रों को उंगली से करवाया जा सकता है। जैसे म लिखा है तो फिर इसी के ऊपर अपनी उंगली आप चलाइए, तो इस तरह से कहा जा सकता है। देखिए, और अभी जैसे हम बोल रहे थे उच्चारण अंतर, इससे पहले मैडम जी ने बताया है कि ए की जो बच्चे अक्सर गलतियां कर देते हैं मातृभाषा में, क्योंकि तेलुगु में वहां पर 3 अक्षर दिए गए हैं, ए आई, मगर हिंदी में ए और आई है, तो उस संबंध में भी इस तरह से हम उनको बता सकते हैं। और आगे की बात जब हम करते हैं तो इस तरह के कई गेम्स भी हैं। ये सिर्फ बातचीत तो हुई है, मगर ये खेल हैं। हम वहां पर जो 1 2 3 अगर हमको अक्षर भी सिखाने हो तो सिखा सकते हैं, और या नहीं तो हम इन्हीं खानों में अक्षर लिखकर भी सिखा सकते हैं। तो ये सारे सुनने और बोलने की प्रक्रिया में ये सारी गतिविधियां सहायक रहेंगी। बिल्कुल सही कहा आपने। मातृभाषा व परिवेशगत भाषा को समझकर वो अपनी संरचना, भाषा संबंधी संरचना को वो अपनी समझ बढ़ाने में वो सक्रिय रहेंगे। छात्र इन गतिविधियों के द्वारा अपने आप को सक्षम बनाएंगे। जी मैम। चलिए और एक स्लाइड देखते हैं। और समझने संबंधी चुनौतियों का समाधान, ये सारा कुछ अभी बोला गया है। इसकी अगली स्लाइड देखते हैं। पहले ये एक वीडियो देख लेते हैं। यहाँ पर एक वीडियो है जिसे जैसे ये वीडियो इसलिए दिखाया जा रहा है, कई बार हम शिक्षकों को हम ये पाते हैं कि जैसे कुछ शब्द होते हैं बच्चे आसानी से उसे ग्रहण नहीं करते हैं। तो जैसे फेंका, अगर हमने फेंका, उठाया, उठाना, हिंदी मातृभाषी या उर्दू मातृभाषी समझते हैं, तो ऐसे उदाहरणों से भी हम दिखा सकते हैं। देखिए, चलिए।
तो ये उठाया फेंका यानी जी। उसको फेंकना है। हाँ। तो क्रिया शब्द जैसे हाँ, हम अगर मान लीजिए हम क्रिया शब्द सिखा रहे हैं, हम वहां पर व्याकरण नहीं सिखाएंगे। तो ये जितने भी क्रिया शब्द हैं अगर हम बच्चों से करवाते हैं, आइए, जाइए, बैठिए, उठिए, तो छात्र जो है सुनते हैं, समझते हैं, अर्थग्राह्य भी आसानी से कर सकते हैं। आप इस पर और कुछ कहना चाहेंगी अनुराधा मैडम जी? हाँ, ऐसे बहुत सारे खेल है। जब हम लोग छोटे थे, जब सिट स्टैंड कहा जाता था हमें क्लास में, तब हम लोग उठ बैठ जैसे खेल हम क्लास में, जैसे कूदना, बच्चे पूरे ग्राउंड में जब लेकर जाते हैं तो ये क्रिया शब्द जो है पूरा ये आचरण योग्य है और आचरण से उन्हें सिखाया जाता है और वो बच्चे अच्छे समझ सकते हैं। जैसे इन द रिवर ऑन द बैंक जैसे खेल जैसे है। हाँ। तो नदी के अंदर, नदी के बाहर, तो अंदर बाहर, छोटा बड़ा, हाँ। जो भी है ये पूरे शब्द हम खेल खेल में ही हाँ। उन्हें क्रिया शब्द सारे यहाँ पर थोड़ा सा और स्पष्टीकरण देना चाहूंगी। इन द रिवर ऑन द बैंक ये एक अंग्रेजी खेल का नाम दिया गया है। जैसे अभी हमने कहा नदी के अंदर, नदी के बाहर, तो हमारा ये कतई उद्देश्य नहीं है कि छात्रों को आप पानी के पास लेके जाएं, क्योंकि वहां पर खतरे की संभावना है। तो आप ये कर सकते हैं, वहां पर एक गोला बना सकते हैं और आप कुछ बोलेंगे, कुछ अक्षर बोलेंगे, गोले के पूरे इर्द गिर्द जो है छात्र खड़े रहेंगे। आप जो भी डायरेक्शन देंगे, अंदर जाओ, बाहर आओ, तो वो यही खेल बैठिए, जैसे जो भी बोलेंगे आप वो उनके किनारे रहकर सब कुछ कार्य करते हैं। तो क्रिया शब्द के लिए ऐसे बहुत सारे खेल हमारे लिए उपयोगी है और बच्चों के लिए भी आसान है। जी मैम, दुर्गेश नंदिनी मैडम, ये आप और कुछ कहना चाहेंगे इस विषय संबंधी? नहीं, आपने बिल्कुल ठीक इस गतिविधियों के द्वारा आपने व्याकरण संबंधी सोच को भी सोच और समझने की प्रक्रिया को भी जागृत किया है। जी। अनुराधा जी ने भी विभिन्न खेलों के माध्यम से बताया कि बच्चे सुनकर, समझकर उस प्रक्रिया या उस खेल गतिविधि को करने में सक्षम होंगे। जी धन्यवाद। चलिए अगली स्लाइड देखते हैं हम। हाँ, अब बात आती है, आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं, ये सारे शब्द जो प्रश्नवाचक शब्द हैं, जब हम सुनने बोलने की प्रक्रिया में रहते हैं तो ये भी बहुत जरूरी होते हैं, ये अहम भूमिका निभाते हैं। जैसे क्या, कौन, क्या, अंटे ए मिटी, जैसे मातृभाषा में बच्चों को बताना भी बहुत जरूरी हो जाता है। ये छोटी कक्षाओं के लिए अगर हम हिंदी के साथ साथ इनका भी बोलेंगे तो आप बहुत अच्छी तरह से ये होगा, बच्चे समझेंगे भी कौन है, किधर है, क्या है, कैसे है, ये सारे प्रश्नवाचक शब्दों को लेकर आप इस पर थोड़ी और बातचीत करेंगे या खुलासा देने की कोशिश करें? जी, और ये प्रश्न हमारे जीवन में और हमारे कक्षा में हर नित्यांतर गत्यंतर चलने वाली प्रक्रिया है, निरंतर। तो ये क्या होता है, हम लोग, और एक बात ये होता है कि प्रश्नों का, हर एक प्रश्न का एक ही उत्तर नहीं होता है, एक प्रश्न का उत्तर अलग अलग होता है। तो अभी हम लोग क्या, आपने बताया के मिट्टी, अब कब का होता है कि स्थान, समय जो पहचानना। तो हम जब प्रश्न सिखाते हैं तो प्रश्न का अर्थ और प्रश्न किस बात के लिए चिन्हित किया जाता है जब ये बच्चों को सिखाते हैं, क्योंकि बच्चों का तो पूरा हर लिखना पूरा जो होता है एग्जाम के लिए ही, जो 10वीं कक्षा तक तो वो परीक्षा लिखता है, तो हर परीक्षा में जो प्रश्न से ही शुरू होता है, तो उसके लिए उसको उत्तर लिखना होता है। तो ये प्रश्न का अर्थ क्या होता है, जब क्यों, कौन मतलब संज्ञा वाचक जो हो गया, किसी व्यक्ति के लिए कहा जा रहा है, कब गया, कब आया, समय की बात होती है, तो समय की, काल की बात होती है, कहाँ तो मतलब स्थान की बात होती है, कैसे तो मतलब ये कितने, जो संख्या की। तो ये जो होता है प्रश्न और ये उत्तर दोनों का मेल मिलाप जो हम जब पहली बार सिखाते हैं और इसका स्पष्टीकरण किया जाता है तो बच्चे आसानी से प्रश्नों को भी सीखते हैं और उनको उत्तर देने में बहुत आसानी होती है और लिखने में भी बहुत आसानी होती है। और किस, क्या, कौन से, जैसे मान लीजिए मैंने हाल ही में अपनी कक्षा में कराया, क्या देखा, क्या देखा, एम चूसे आओ। तो हम अगर बच्चे देखिए, हमारी कक्षा में सारे हिंदी मातृभाषा बोलने वाले बच्चे नहीं रहते हैं, तेलुगु भाषी रहते हैं। कभी कभी देखा गया है कि तांडों से आते हैं बच्चे, और तांडे के बच्चे भी जो हैं, मतलब जो हिंदी जानते हैं वो जानते हैं, जो नहीं जानते हैं उनके लिए दिक्कत होती है। तो क्या देखा, क्या बोला, कहाँ गया, या ऐसे वाक्य, कहाँ को लेके एक 15-20 वाक्य बोले, क्या को लेके एक 15-20 वाक्य बोले, तो उनसे उत्तर पाएं। तो
तो ये सारा जो सुनने बोलने की प्रक्रिया है बहुत आसान सी हो जाती है। हम जैसे क्या, कौन, क्यों, ये प्रश्नवाचक आप कैसे बच्चों को परीक्षा के लिए भी उपयोगी होंगे, उस पर थोड़ी सी चर्चा की। जी, जैसे मान लीजिए अब आपको जब आप अभी हमारे 6वीं 7वीं में 7वीं के अंत मतलब जब फाइनल परीक्षाएं होती है तो एक छोटा सा अनुच्छेद दिया जाता है। तो 6th क्लास से ही 6वीं कक्षा से ही जब आप अक्षर सिखा देते हैं, संयुक्ताक्षर, द्वित्वाक्षर, ये सारे हो जाते हैं। और जब आप पाठों की तरफ आते हैं, मतलब जब उनकी वाक्य संरचनाएं शुरू हो जाती है, तब आप एक एक वाक्य पढ़ाते हैं, एक एक वाक्य सिखाया जाता है। तो वह वहां गया था। जब अगर नोटबुक में टेक्स्ट बुक में एक वाक्य लिखा है, अमर पेड़ के पास जाता था, छात्र पढ़ता है, आप दोहराएंगे उसको। ये पूछे कि दोहराने के मतलब ये नहीं कि आप दोहरा रहे हैं, वो प्रक्रिया नहीं है। दोहराने का यहाँ पर मेरा तात्पर्य है आप उस वाक्य को लेकर फिर से प्रश्न करेंगे, बच्चों अमर कहाँ जाता था? बिल्कुल सही, कहाँ जाता था? हाँ देखो यहाँ पर लिखा है कहाँ जाता था, तो पेड़ के पास जाता था। अमर का मित्र कौन था? अमर का मित्र पेड़ था, पेड़ अमर का सच्चा मित्र था। तो पेड़ अमर का सच्चा मित्र था, वहां पर वाक्य ऑलरेडी आपकी पाठ्य पुस्तक में दिया गया है। अब उनको छात्रों को अगर अनुच्छेद के प्रश्नों के उत्तर आसानी से कैसे लिखे जाएं ये अभ्यास करवाना है, तो आप ना अनुच्छेद दे रहे हैं वहां पर, ना प्रश्न दे रहे हैं, ना उनको लिखने के लिए कह रहे हैं। मगर यहाँ पर क्या हो रहा है, जब आपकी कक्षा में बोध हो रहा है, एक विषय को लेकर आप जब समझा रहे हैं, तो वहीं आप क्लियर करते चले जा रहे हैं। अमर का मित्र जो है पेड़ था, कौन था? पेड़ था। बच्चों बताओ कौन था? पेड़ था। तो छात्र अपने आप ग्रह कर लेते हैं, मतलब अर्थबोध हो जाता है उनका कि बार बार कौन यानी वहां पर किसी के संबंध में बातचीत हो रही है, चाहे वो व्यक्ति हो सकता है या कोई वस्तु भी हो सकती है ना। तो इस तरह से उनको आसानी हो जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने जी। तो प्रश्नवाचक शब्दों से भी उस पाठ की एक बार पुनरावृत्ति भी होती है, बिल्कुल। पुनश्चरण भी होता है, बच्चों को पता भी चलता है कि क्या, कौन, कब, कैसे, किस लिए, अन्य और शब्दों के भी बोध से बच्चा समझने की प्रक्रिया को और भी आसानी से पाठ को समझने में सक्षम हो सकता है। धन्यवाद। बिल्कुल मैम। चलिए अगली साइड देखते हैं हम लोग, और देखते हैं कि हमारे शिक्षक और या छात्र कौन कौन सी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। देखिए अब आती है बारी वाचन या आप कहेंगे पठन की चुनौतियां की। तो ये चुनौतियां क्यों होती है? जैसे अक्षर पहचानने में कठिनाई हो जाती है, या 2, 3, 4 अक्षर के शब्दों को जोड़कर उनको पढ़ने में कठिनाई आती है। जैसे मान लीजिए एक छोटा शब्द कि जैसे नल है, तो हम नल अगर आप लिखते भी हैं तो नला बोल देगा वो, जी नला बोल देगा। तो वहां पर आप क्या करेंगे मैडम? जैसे 2 शब्द के अक्षर सिखा रहे हैं, बोलना, वाचन, पढ़ना सिखा रहे हैं। और जब हम हिंदी सिखाते हैं तो बच्चों को सबसे पहले बता देना चाहिए कि तेलुगु जो होता है वो दीर्घांत भाषा है और हिंदी हलंत भाषा है जी। इसका जब भी 2 शब्द या 3 शब्द या 4 शब्द आए तो जो लास्ट आखिरी शब्द अक्षर जो होता है वो हलंत होता है। जैसे कमल, वो तेलुगु में होता है कमला। जैसे 2 शब्द होता है उच्चारण की दृष्टि से, जो अब लेखन की दृष्टि से नहीं होगा, लेखन उच्चारण की दृष्टि से। जब वाचन पठन जो लिखता है वही पढ़ता है। जो वाचन पठन होता है जो उसे जो लिखा हुआ हम उसको जो पढ़ता है तो वही पढ़ता है ना वो। तो क्या होता है वो 2, 3, 4 अक्षर वाले शब्द को जब जोड़कर पढ़कर तो हम लोग उसमें सेगमेंट करते हैं। फिर जैसे अलग अलग कर चिकन जैसे होता है अ प्लस च प्लस का प्लस ना, जैसे अक्षरों को अलग कर उसे सिखाते हैं। जैसे मैं आपसे कहूंगी आपके पास वो पैड है, नोट पैड पर आप कमल लिखिएगा। कमल स्लाइड पर दिखा दीजिए जी। देखिए ये होता है जी, कमल है, कमल। तो हम क्या कहेंगे, पहले क को अंडरलाइन कर दीजिए, नीचे छोटी सी लाइन। फिर म और ल को दोनों को अंडरलाइन कर दीजिए जी। तो जब भी हम सिखाएंगे, जैसे ये 3 अक्षर के
अक्षर के शब्द आते हैं तो बच्चे वाचन में दिक्कत का अनुभव करते हैं। जैसे क म हम बोलते हैं, 2 अक्षर के शब्द जब हमने सिखाए तो हमने बोला ये पहला अक्षर दूसरा अक्षर को जोड़कर पढ़ो। अब जब 3 है तो वो क्या कर लेते हैं, क म पहले पढ़ लेते, कम ल, कमल ऐसे, या बराबर कमला बोल देते हैं। तो ये दिक्कत को दूर करने के लिए हमें पहला ये नियम बताना चाहिए, जब 3 अक्षर के शब्द हैं, मतलब 3 अक्षर हैं एक किसी शब्द में, तो आप पहला अक्षर लेंगे क, उसका पहले मन में उच्चारण कर लें, आप बोल लें क, फिर ये म और ल है, ये दोनों अक्षरों को जोड़कर फिर बोलें। बच्चों क आपके दिमाग में है, म और ल, मल, क मल, क मल। तो कई बच्चे होते क मल, वहां पर गति में भी जो है थोड़ा कमी आ जाती है। तो आपको बस इतना भर एक इंस्ट्रक्शन देना है, आपने क बोला, आपने मल बोला, अब थोड़ा जल्दी से बोल दो कमल, कमल। तो शब्द बराबर से उच्चारित होता है, और जब वो वाचन करते हैं तो इस तरह की प्रक्रिया जो है उनकी वाचन कौशल में एक गति प्रदान करती है। ओके जी। और एक फिर से थोड़े स्लाइड देखते हैं हम, हो जाए। अब देखिए आप, ये 4 शब्दों का तो हमने अभ्यास करवा ही दिया, उसका समाधान भी हो गया। और इसी तरह से आप 3 शब्द, 4 शब्द और ऐसे बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। और जो अगर आप चित्रपठन जो होता है अक्षरों का, देखिए मैं अभी उसी पर आ रही हूँ, मेरे पास यहाँ पर है, देखेंगे, स्लाइड दिखाइए, स्लाइड देख लेते। देखिए अब इस पर आप बोलिए चित्रपठन मैडम। जी, वो जैसे होता है चित्र देखकर बताना उसे, जैसे आ होता है आम, ऐसे बहुत सारे चित्र। जैसे चित्र देखा, अक्षर पहचाना, और अक्षर के बाद में जो है उस दोनों अक्षरों को पहचाना, फिर उसका उच्चारण किया और उसका पठन किया। जैसे आ से आम ये होता है। और कुछ जी आपके हाथ में दिखा दीजिए। जी देखिए, एक ही अक्षर में, जैसे वो पठन के लिए जिनको पढ़ने के में आसानी हो, जैसे हम इससे पहले कहा है 2 अक्षरों वाला शब्द 3 अक्षरों वाला अक्षरों से बताया गया। तो देखिए, हाँ, आपने उस अक्षर का आकार दिया है, आप आकार भी दिखा रहे हैं और उच्चारण कर रहे हैं, और आ संबंधी मात्राएं वाले शब्द वहां पर आने वाले, आ से आने वाले जैसे सारे शब्द, जैसे है चार, आम, खा, गाना, गा, राजन, जैसे है बाज, बाजा, बजा, दाना, जैसे ऐसे ये जितने हैं। और ये सब हमें, ये सारे TLM छात्रों को, क्योंकि वो हम अध्यापक रहे ना रहे, ये TLM जैसे दीवार से हम लोग लगाए जो छात्रों के नेत्रों की गति के आधार पर। तो जब हम नहीं भी रहे तो वो इसे पढ़ते रहता है और देखते रहता है, ये आ की मात्रा वाले शब्द, ये जो है, जो नहीं आता है तो और दूसरे बच्चों से पूछकर पढ़ने लगता है। उसको जो आता है उसके संग वो दूसरे जो नहीं आता है उसे भी पढ़ना सीखता है। तो ये TLM बहुत से काम आते हैं हमें, जो चित्र देखकर पढ़वाना। दुर्गेश नंदिनी मैडम जी, आप और इस पठन चुनौती संबंधी कुछ अपने सुझाव देना चाहेंगी, जिससे शिक्षकों को और छात्रों को सहयोग मिले? बिल्कुल ठीक। हमारे पाठ से पहले ही उन्मुखीकरण चित्र, यानी पहले पाठ से पहले कुछ चित्र दिए जाते हैं। चित्रों के आधार पर भी हम बच्चों में चित्र से संबंधित अक्षरों को पढ़कर, यानी अक्षरों को जोड़कर बोलने की क्षमता का भी विकास कर सकते हैं 6वीं और 7वीं के लिए बच्चों को। तो उसके वाचन कौशल में भी विकास होगा, पठन कौशल में भी विकास होगा, वो समझेगा और सुने, वो अपने मन में रखेगा। जैसे आपने बताया कि अक्षरों को मिलाकर पढ़ना है, तो अक्षर एक अक्षर को जोड़ेगा, जोड़ करके वो बताएगा कि ये अक्षर इससे संबंधित है जी। या अपनी मातृभाषा से निकटतम भी होगा तो एक शिक्षक को उसकी मदद करके उसके शब्द भंडार में वृद्धि करना चाहिए। जी धन्यवाद मैम। चलिए आगे देखते हैं, अगली स्लाइड हमारी कौन सी चुनौती के साथ उपस्थित होती है स्क्रीन पर। जी यहाँ पर जैसे अभी बोला, वाचन करने के लिए कौन कहाँ है, ये एक एक्टिविटी हम करवाते हैं कक्षाओं में, इसलिए यहाँ पर आपके सबके मतलब एक थोड़ा सा
एक उदाहरण के लिए यहाँ पर प्रस्तुत की गई है। तो जैसे कौन कहाँ रहता है, अगर वो पढ़ रहा है, बोल रहा है, तो यहाँ पर दोनों कौशल चल रहे हैं, बोलना भी चल रहा है और वाचन भी चल रहा है। तो ऐसे स्लाइड्स के माध्यम से भी हम दिखा सकते हैं। और एक मैं ये स्लाइड आप देख रहे हैं, मैं ये एक सभी शिक्षकों से अनुरोध करूंगी कि देखिए, नाम कोई भी व्यक्ति होता है तो उसको अपना नाम बहुत ही अधिक प्यारा लगता है। तो अगर हम हिंदी के सभी अपने छात्रों के नाम, जितने भी क्लास के आपके स्टूडेंट्स हैं, अगर उनके नाम हम हिंदी में लिखकर आपकी एक दीवार पर टांग देते हैं और बोलते हैं कि देखिए ये आपका नाम है, इस तरह से लिखा जाता है, आप इसको पढ़िए, आप इसको पहचानिए, तो उसकी रुचि बढ़ती है, वो देखता है और पढ़ता है। तो यहाँ पर भी एक चित्र है, मेरी कक्षा में मतलब ये कार्य करवाया था हमने। तो इस तरह से बच्चे देखते हैं और पढ़ने के प्रयास करते हैं, ये भी बहुत सहयोगी होता है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया किया आपने। बच्चे को अपना नाम लिखना सबसे पहला अच्छा लगता है। एक बार वो नाम, भले ही वो संयुक्ताक्षर या द्वित्वाक्षर में हो, एक बार वो सीख लेगा नाम, तो उसको कभी वो नहीं भूल पाएगा। भले ही द्वितीय भाषा हिंदी हो या प्रथम भाषा हिंदी हो या तेलुगु हो, वो अपने नाम को हमेशा के लिए अपने मनस पटल पर अंकित कर लेगा। और जब भी अपनी पाठ्य पुस्तिका या जो भी होगी नोट पुस्तिका, उसमें उस नाम को ही वो लिखेगा। जी मैम, धन्यवाद। चलिए आगे देखते हैं कि चुनौती वाली स्लाइड कौन सी आ रही है। ये तो समाधान हो गया। हाँ, यहाँ पर और 3-4 बातें मुख्य रह गई, छूट गई। एक तो ये जरूरी है कि हमारा वातावरण भय का ना हो, भय रहित वातावरण हो। क्योंकि जब पढ़ने में छात्रों को अक्सर देखा जाता है कि जब छात्र गलती करते हैं तो ऐसे शिक्षक उनको डांट देते हैं। देखिए, इनिशियल स्टेज है बच्चों की, पहली बार हिंदी पढ़ रहा है, तो अगर उससे गलती भी हो जाती है तो वहां पर कर्तव्य बनता है शिक्षकों का कि वो उनको प्रोत्साहन करे। हाँ, कोई बात नहीं बेटा, ये गलती है, इसको थोड़ा सुधार दो। जैसे ब बोलने की जगह वो भ बोलता है, या भ बोलने के स्थान पर वो ब बोल जाता है। जैसे कौवा, खाना शब्द निकला, वो काना बोल देता है, या पढ़ने में गलती हो जाती है। तो इस तरह से गलतियों को सुधारा जा सकता है, उनको भय वातावरण ना दिया जाए, या डांट डपट से नहीं, और उसके स्थान पर एक थोड़ी सी प्रशंसा। बहुत अच्छा आपने किया, आज इसने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है बच्चों, इसके लिए ताली बजाओ आप। कल देखेंगे और कितने बच्चे पढ़कर आते हैं। तो ये चीज हमारी कक्षाओं में कहीं ना कहीं कमी, इन चीजों का अभाव हो रहा है। हम क्या कर रहे हैं, एक जैसे जाते हैं, 45 मिनट का समय है, इस बात का हमको सबको ज्ञान है कि 45 मिनट के समय में एक टीचर क्या क्या कर सकता है। बहुत सारे टीचर्स बोलते हैं, तो हम कहते हैं कि 45 मिनट के समय में भी भाषा जो है जादू है। आप उस 45 मिनट का समय जरूरी नहीं है, आप एक 5 मिनट का समय लीजिए और आपको वहां पर एक जादू दिखाना है, आपको बोलना है। जी कोई बात नहीं, चलो आज इसने बोला, चलो आज इसने मामा, हम ऐसे भी कह सकते हैं पढ़ने के लिए, मामा वाले। आज हम जो है रिश्तों से संबंधित शब्द लिखेंगे और पढ़ेंगे। शब्द लिखेंगे हम पठन के लिए, ब्लैक बोर्ड पर शब्द एक शिक्षक लिखेगा। चलिए, मामा जैसे माताजी, पिताजी, भाई बहन, तो हम कहेंगे रिश्ते, मामा, चाचा, ताया, जो भी हिंदी के जो शब्दावली में शब्द आते हैं। छात्र उनको तेलुगु भाषा में जानते, पेदनाना, बाबाई, पिन्नी, तो हम बोलेंगे। तुलनात्मक अगर वहां पर भी वाचन मतलब पठन होगा और हम शब्द पढ़वाएंगे तो बच्चे बहुत आसानी से शब्द भंडार में वृद्धि करेंगे एक तो, और उनका जो पठन प्रक्रिया है वो उसमें भी धीरे धीरे सक्षम बनेंगे। और जो भय का वातावरण जो होता है कि मैं आऊंगा नहीं, मैं पढ़ूंगा नहीं। और एक मेरा अनुरोध है कि जब भी शिक्षक पढ़ाते हैं और जो शब्द लिखे जाते हैं श्याम पट पर या ब्लैक बोर्ड पर, तो कुछ छात्रों को बुलाया जाए और बोर्ड रीडिंग करवाई जाए। ये बहुत जरूरी है। इससे क्या होता है, छात्रों का भय दूर होते जाता है। जिसे हम कहते हैं स्टेज फियर है, उसको आता था मगर वो बोलता नहीं है। तो ये सारी प्रक्रियाएं को दूर करने का एक कक्षा से अच्छा मंच आपको कहीं नहीं मिलेगा। और जैसा कि हम जानते हैं, अगर बच्चा बात करना सीखा है या बोलना सीखा है या पढ़ना सीखता है, अगर उसका ये ज्ञान
बाहरी दुनिया से नहीं जुड़ता है तो ये सीखा का जो भी ज्ञान उसने भाषा संबंधी सीखा है तो उसका उतना बड़ा ज्यादा उपयोग नहीं हो पा रहा है। तो हमको ये ध्यान में रखकर चलना है कि हम भाषा के अक्षर तो सिखा ही रहे हैं, साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, उनको ऐसा तैयार कर रहे हैं कि वो जैसे ही कक्षा से बाहर निकले, बाहर परिवेश में जाए तो वो बातचीत करे, वो शब्दों को ध्यान में रखे। अगर वो कुछ दिखाया जा रहा है, वो पढ़ रहा है और फिर उसको हिंदी के शब्द दिखते हैं तो फिर जाकर जैसे साइन बोर्ड हो जाते हैं। कई बार हम देखते हैं बसों में बैठे हुए वो बच्चे खिड़की में से पढ़ते हैं, छोटे छोटे बच्चे क्लास में इंग्लिश के वर्ड्स दिख जाते हैं तो वो पढ़ते हैं, या तो इस तरह से हिंदी के भी साइन बोर्ड दिख जाते हैं, वो पढ़ते हैं। तो इस तरह से होता है। मैम आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, ये खेल विधि द्वारा अच्छा होता है। तो इसके लिए हम मैदान का प्रयोग बहुत लाभदायक होता है। जैसे ये गले में डाल देते हैं अपने वो ना कर, जैसे मामा, अपने इससे पहले रिश्तों के नाम बताए, जैसे रिश्ते, फिर होता है फलों के नाम, फिर होता है सब्जियों के नाम, फिर होता है रंगों के नाम, जो भी है। तो पढ़ना, जो सामने जो लिखा हुआ है उसे देखकर पढ़ना जो होता है वो ये नेत्रों की गति, प्रगति, प्रत्यागति के अनुसार होता है। तो इसका हमें इसके लिए शिक्षण देना ज़रूरी होता है। तो जो होता है, एक लाइन में बच्चे खड़े रहते हैं, ये डालकर दूसरे लाइन में बच्चे पढ़ते रहते हैं कि वो जो होता है, जो अच्छा पढ़ता है उसे पहले बुलाया जाए, दो थोड़ा, और सी वाले थोड़े से इसका देखते रहते हैं। फिर बाद में लास्ट में वो आएगा तो वो भी पढ़ने लगेगा और उसे पढ़ने में अनुकरण करेगा, पढ़ने में आसानी होगी। और जो खेल खेल में जो होता है ना, छात्र हमेशा जो शब्द के खेल विधि में ही बहुत सबसे ज़्यादा सीखता है। तो ऐसे जो खेल बच्चों से ये वाचन पठन संबंधी, जिससे ये काम मुश्किल है जिसके लिए, उनसे ज़्यादा करवाई जाए। ना कि हमेशा बच्चे क्या करते हैं, जिसको ज़्यादा आता है हमेशा वही हाथ उठाते हैं, मैं यही करते हैं। और हमारे लिए भी 45 मिनट्स का जो रहता है तो ज़्यादातर अध्यापक भी वही करते हैं, तो चलो हो गया तो उसे उठाते। तो ऐसे कतई ना करे। और ये जो सी ग्रेड वाले बच्चों हैं उनसे पूरा पढ़वाने के बाद ही ये ख़त्म करे। तो वो क्या होता है, ये वाचन पठन ये संबंधी जो होता है बच्चों को आदत हो जाती है, पढ़ने की आदत, तो उसे ये आसान हो जाती है। इस चुनौतियों का सबसे बड़ा समाधान ये शब्द खेल विधि होता है। जी मैम, धन्यवाद मैम। हाँ, कक्ष में आपने तनाव रहित वातावरण का निर्माण करना बिल्कुल 100% सही है। बच्चों में प्रोत्साहन भी बढ़ाना चाहिए और बोलने के भरपूर अवसर देने चाहिए, पठन के भरपूर अवसर देने चाहिए। चाहे औपचारिक रूप से या अनौपचारिक रूप से आपकी शिक्षण प्रक्रिया में उसको लागू करके आप अन्य गतिविधियों के द्वारा, जैसे मैडम जी ने बताया कि खेल गतिविधि, आपने बताया कि साइन बोर्ड, इन सारों से बच्चों का प्रोत्साहन भी बढ़ता है और वो वाचन पठन संबंधी यानी जो बहरहित वातावरण है उससे मुक्त होकर बच्चा बोलने का भरपूर प्रयास करेगा। हर बच्चा कक्ष में बोलने के लिए अग्रसर होगा। जी धन्यवाद। चलिए और एक स्लाइड देखते हैं। अब सुनने, बोलने, पढ़ने, वाचन की भी हो गई, पढ़ने की भी। अब सबसे बड़ी चुनौतियां अक्सर देखा गया है कि मात्राओं की आती हैं। जैसे मान लीजिए की है, वाक्य में कौन सी की लिखनी है। तो यहाँ पर आप जब सिखा रहे हैं उनको की और की, तो उनको ये बताना बहुत जरूरी होता है। प्रयोग, हम कहते हैं हम प्रयोग कैसे बता रहे हैं, उनको व्याकरणों के नियम में नहीं जाते हैं। देखो बच्चों, जो पहले की है, ये जो है जो लेफ्ट साइड आती है, इसकी मात्रा जो लेफ्ट साइड आएगी, ये क्या करती है, जोड़ने का काम कर रही है। ये क्या करती है, इसका काम क्या है बच्चों, ये सबको जोड़ती है। जैसे उसने कहा कि मैं कल आऊंगा, तो उसने कहा एक शब्दांश है, मैं कल आऊंगा एक वाक्य है। तो ये दोनों मतलब शब्दांश और वाक्य को जोड़ने का प्रयास कर रही है। तो आप क्या कर सकते हैं कि लेंगे जो हस्व की जो इसका उच्चारण हो रहा है, लिखेंगे श्याम पट पर और बताएंगे कि ये दोनों अक्षरों को मतलब दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम करती है। तो बीच में की लिखा जाएगा, यहाँ पर एक वाक्य, यहाँ पर एक वाक्य, नीचे थोड़ा सा स्थान छोड़ दीजिए। अब आम का पेड़ था, यह बात इसने उससे की, इसने की या कहा, जो भी है। तो जैसे हम कहते हैं भाषा का प्रयोग होता है, तो दोनों वाक्यों को की जहां पर जोड़ती है, हस्व की जहां पर जोड़ती है, तो
तो जोड़ने का काम ये छोटी की कर रही है। अब जब हम दीर्घ की बात करते हैं, जब अक्सर ये जो की और की समस्या है 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं कक्षा के बच्चे में भी जो है ये गलतियां वो करते हैं, लेखन अशुद्धियों में पाई जाती है। तब आप इसको स्पष्टीकरण देंगे कि ये जो पहले वाली ह्रस्व की है हम इसे जोड़ने के लिए ले रहे हैं, और जो दूसरी दीर्घ की है जी आप इसे संबंध के साथ स्थापित करने के लिए ले रहे हैं। मां की बहन आई, मां की बहन आई यानी आपकी माता जी की बहन आई जी, यह मीरा की पुस्तक है। हाँ, है ना, संबंध स्थापित हो रहा है। तो आप इस तरह से बोल सकते हैं कि जो ये दीर्घ की है ये संबंध स्थापित करती है, और जो ह्रस्व की है ये दोनों वाक्यों को जोड़ती है। तो आप ज्यादा नियमों में नहीं जा रहे हैं। छोटी बच्चों के लिए, छोटी कक्षाओं के बच्चों के लिए, जब हम 6th और 7th कक्षाओं के बच्चों के लिए हम जब ये स्पष्टीकरण दे देते हैं, तो 8वीं, 9वीं में और 10वीं में ये गलतियां उनसे कभी नहीं होती है। जी, आप कुछ कहना चाह रही थे मैडम? जी, जो भी हम 6वीं कक्षा से हम शुरू करते हैं, जो भी 6वीं कक्षा की पुस्तक में, किताब में जो भी आते हैं मात्राएं, उन सब का स्पष्टीकरण पहले करना चाहिए। जो सिखाते हैं तो उसी वक्त उन्हें बताना चाहिए कि इसका उपयोग क्या है, प्रयोग कैसे करते हैं। तो ये जब ये हम अच्छी तरह बताते हैं तो मात्राओं से फिर आगे चलकर कोई मुश्किल आता ही नहीं। तो ये जो होता है, अभी अनुस्वार होता है, आगत स्वर होता है। जो अभी हमारे बच्चे चले क्रिकेट खेलने, उसमें क्या होता है, आगत स्वर का आया, आगत स्वर। तो फिर इसका प्रयोग कहाँ होता है? फिर ये अंग्रेजी से आए हुए शब्द जो वहीं पर होता है, जैसे फिर जैसे नुक्ता आया, बाजार पाठ में आया, बाजार जाके नीचे नुक्ता आया, तो फिर उसी वक्त बताना चाहिए कि वो नुक्ता का प्रयोग कहाँ कैसे होता है, उसका प्रयोग कहाँ होता है, उच्चारण कैसे होता है, लिखा कैसे जाता है। जो भी उस अंश उस पाठ में आया गया, उसी पाठ में उसका समाधान करना चाहिए। जो 6वीं कक्षा में सीखता है बच्चा कभी नहीं भूलता है जी। और एक बात, अगर अध्यापक इसे नज़रअंदाज कर दे या बच्चों को नहीं सिखाए तो शायद ही सारे जीवन में फिर इसके बारे में कोई उसे बताएगा। जी, बिल्कुल सही, नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जब हम ये पढ़ाते हैं तो उसी जो पन्ने में जो आता है पहले उसका हम खुद देख ले। जैसे ड बिंदी का ड बिंदी मात्राओं में जो होता है, हाँ, ढ होता है, नीचे बिंदी होते हैं। तो ये बिंदी कब आता है, कब नहीं आता है, ये मात्राएं कभी। तो ये सब जब हम प्रयोग का उसे स्थान में जो होता है तो ये त्रुटि गलतियां उससे नहीं, ये अड़ के नीचे नुक्ता नहीं है बिंदी। ये जो नए अक्षर है ये जोड़े गए हैं। जैसे पहले ड था तो अड़ हो गया, और ढ था तो अढ़ हो गया। जैसे जो होता है पेड़ बोलते हैं, जब पेड़ लिखते हैं तो पेड़ शब्द के पहले स्थान में जब ड आता है तो उसके नीचे बिंदी नहीं होती है। जी मैम। जो दूसरे तीसरे स्थान में आता है तब उसके नीचे बिंदी लगती है। जी। तो ये जब हम पहले ही बताया जाए, क्योंकि हर एक वर्णमाला, हर पाठ के बाद में वर्णमाला दिए हैं हम लोग, वर्णमाला चार्ट, तो उसमें ब्रैकेट में ये भी दिए गए। तो जब जिस पाठ में, बाजार पाठ में अगर ये अक्षर आया तो उसी वक्त इसका समाधान करते हैं तो बच्चे इसे आसानी से सीखते हैं। जैसे ये सब तो जब आता है जिस पाठ में जो नया प्रयोग होता है उसका समाधान करना चाहिए। ओके जी। फिर से देखते हैं स्लाइड, हम अगली स्लाइड पर चलते हैं और देखते हैं कि कौन सी, हाँ, ये जैसे संयुक्ताक्षर और द्वित्वाक्षर की चुनौतियां भी होती हैं कि अक्सर जो है हम पाते हैं कि बच्चे इसका उच्चारण एक तो नहीं कर पाते और पढ़ने में भी उनको कठिनाई होती है। तो आप इस पर दुर्गेश नंदिनी मैडम जी कुछ कहेंगे? तो एक शिक्षक को पहले हिंदी भाषा की संरचना पर समझ को बच्चों में बढ़ाना चाहिए। श कैसे बना है, त्र कैसे बना है, ज्ञा कैसे बना है, उसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, किन किन 2 अक्षरों से इनको बनाया गया, उसके बारे में जानकारी देते हुए विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से बच्चों को बताएंगे तो उनकी समझ को समझते हुए उनके ज्ञान में वृद्धि होगी। बच्चा समझेगा कि कैसे श बना है, कैसे त्र बना है, कैसे ज्ञा बना है। हाँ, और एक इस पर थोड़ा मैं और कुछ स्पष्टीकरण करना चाहूंगी। जैसे तेलुगु मातृभाषा है, जो फर्स्ट लैंग्वेज तेलुगु के छात्र होते हैं,
तो तेलुगु में जो है दूसरा अक्षर, पहला शब्द में पहला अक्षर नहीं, दूसरा अक्षर आधा हो जाता है, मगर हिंदी में पहला अक्षर, जैसे 2 च है तो पहला वाला च आधा होता है। तो इस तरह से हमारे जब ये संयुक्त वर्ण बनते हैं तो इसमें 2 वर्णों को लेकर संयुक्त वर्ण तो बना है, जैसे त्र है, त और र को लेके बना है। तो यहाँ पर छात्रों को ये बताना बहुत जरूरी होता है। आप श्याम पट पर लिखें कि त है, इसके नीचे आप हलंत लगाएं, हलंत की भी जानकारी उनको देनी जरूरी है। ये क्यों लग रहा है? व्यंजन अक्षर है, व्यंजन अक्षर जो है हर व्यंजन अक्षर स्वर के साथ जुड़कर बना है जी। व्यंजन अक्षर अधूरे होते हैं, जब स्वर जुड़ते हैं तभी वो पूरे होते हैं। ये जानकारी भी देनी चाहिए। अगर आप ये जो खंडन विधि से आप देते हैं, जो आप बताएंगे उसको शब्द को लेके उसको खंडित करके, इस विधि से आप अगर जब समझाने का प्रयास करेंगे तो छात्र आसानी से समझ जाता है। कई शिक्षक हम पाते हैं कि कहते हैं कि ये तो बहुत व्याकरण का नियम हो गया। व्याकरण का नियम नहीं है। हम जैसे बच्चा मैथमेटिक्स सीखता है, प्लस माइनस कर रहा है, उसको वो सीख रहा है, तो आप भी बोल रहे हैं कि यहाँ पर आधा है, यहाँ पर पूरा है, ये जुड़ने के बाद जो है ये अक्षर बना है। ठीक है। त्र तो उच्चारण थोड़ा अभ्यास कराया जा सकता है। कई बच्चे बोलते तरह नहीं है, त्र जल्दी बोलो, तो इस तरह का अभ्यास हम कर सकते हैं। शब्दों को लिखा सकते हैं, पढ़वा सकते हैं बार बार। तो ये संयुक्त अक्षर के जो कठिनाई है, और चाहे उच्चारण भी जो ग्ना होता है वो तेलुगु में ग्ना होता है, ग्ना जी, और हिंदी में होता है ज्ञा जी। और एक देख लेते हैं, स्लाइड्स थोड़ा दिखा दीजिए सर। इसी तरह जो है यहाँ पर लेखन की अशुद्धियां भी जो है, इसी तरह से हम पहले डॉट्स ले सकते हैं, उसके बाद हम जो है उसको वाक्यों में छोटे छोटे वाक्य लिखा सकते हैं, और एक एक्टिविटी भी करवा सकते हैं कि मान लीजिए जैसे आप कुछ अक्षर बोल रहे हैं तो उसको बार बार बोले। जैसे आपने एक हैदराबाद शब्द बोल दिया, तो शब्द बोला और उसको बोलेंगे बच्चों मैंने हैदराबाद कहा। अब देखते हैं, लिखते हैं, बोर्ड पर लिखेंगे। ह के बाद कौन सी मात्रा जुड़ेगी? है, तो ए की मात्रा। हैदरा कौन सा ध्वनि आई? द, तो द लिखेगा। तो इस तरह से हम लेखन अशुद्धियों को भी शब्दों के माध्यम से, छोटे छोटे वाक्यों के माध्यम से हम ये सब चीज करवा सकते हैं, बहुत ही आसानी से करवा सकते हैं। हम जो है ये जितने भी चुनौतियां हमारी छोटी कक्षाओं में आ रही हैं, इसको हम आसानी से मतलब इससे बाहर निकल सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि जो स्कूल में बैठे शिक्षकगण और छात्रों ने ये कार्यक्रम देखा है, उनको थोड़ी बहुत मदद मिली होगी। और जो ये स्लाइड्स में जितने भी चुनौतियां हमने ली थी, स्कूल कॉम्प्लेक्स हमारा अतवल्ली, ZPHS अतवल्ली, उन शिक्षकों को भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ इस मंच से कि उन्होंने भी मेरा बहुत बहुत सहयोग दिया कि ये चुनौतियां हैं, क्योंकि डिस्कशन किया गया कि अक्सर आपकी कक्षाओं में कौन कौन सी चुनौतियां हैं, तो इसको किस तरह से लिया जाए। इसलिए अब ये कार्यक्रम को हम यही विराम देते हैं। आप सभी का धन्यवाद।